आइए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम ऑपरेशन D6 को डिकोड करने वाले हैं, एक ऐसी खौफनाक और बारीकी से बुनी गई आतंकी साजिश जिसकी टाइमलाइन रोंगटे खड़े कर देती है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दिल्ली को दहला देने वाले इस जानलेवा धमाके के पीछे कोई आम अपराधी या गुंडे नहीं थे, बल्कि वेल एजुकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स थे। जी हाँ, डॉक्टर्स। अब ये सीधा सा सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। हम हमेशा डॉक्टरों को जीवन रक्षक यानी भगवान का रूप मानते हैं, राइट? तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि टॉप रैंकिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनका काम लोगों की धड़कनें बचाना था, वही राजधानी के सबसे घातक हमलों में से एक के मास्टरमाइंड बन बैठे? चलिए इस पूरे घटनाक्रम की जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पार्ट 1, द रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स, यानी कट्टरपंथ की वो शुरुआत जिसने सब कुछ बदल दिया। इन लोगों की कहानी दरअसल इनके एकेडमिक्स से शुरू होती है, जिसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। और सच कहूं तो इनका बैकग्राउंड देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये दोनों कोई साधारण छात्र नहीं, बल्कि बेहद मेधावी थे। उदाहरण के लिए उमर को ही ले लीजिए, एक ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 1995 मार्क्स स्कोर किए, पूरे राज्य में 28th रैंक और जीएमसी श्रीनगर में सीधा एडमिशन। वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल ने आस्कॉम से अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। मतलब इनका फ्यूचर तो बिल्कुल सेट था, एकदम उज्जवल। लेकिन कहानी में असली और खौफनाक मोड़ यहीं से आता है। जीएमसी श्रीनगर में इरफान अहमद और निसार उल हसन नाम के 2 फैकल्टी मेंबर्स थे। अब इन लोगों के अंदर अंदर ही अंदर आतंकी संगठनों से गहरे ताल्लुकात थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पद, अपनी पावर का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया। एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के जरिए इन्होंने अपना प्रोपोगेंडा फैलाया और इन होनहार ब्रिलियंट छात्रों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ बहुत ही सुनियोजित, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था। पार्ट 2, द अल फलाह यूनिवर्सिटी हब, यानी आतंक का एक नया अड्डा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 आते आते पूरी तरह से कट्टरपंथी बन चुका ये गुट जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो चल रहा था वो किसी भी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जरा ध्यान से सुनिएगा। चेयरमैन का 7.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला, यूजीसी के सेक्शन 12B स्टेटस का गायब होना, शेल कंपनियों के जरिए 45 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, और तो और इन डॉक्टरों को बिना किसी अनिवार्य एनओसी के ही काम पर रख लिया गया। सीरियसली, इन्हीं भयंकर खामियों का फायदा उठाकर इस आतंकी सेल ने बिल्डिंग नंबर 17 को अपना खुला कमांड सेंटर बना लिया। और इसी कहानी में एक और बेहद अहम किरदार की एंट्री होती है, शाहीन सईद। शाहीन एक पूर्व सरकारी कर्मचारी थी जिसने 2013 में अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी। बस गायब। इसके बाद वो थाईलैंड, सऊदी अरब और यूएई की यात्राओं पर निकल गई, जहां उसकी मुलाकात हुई विदेशी हैंडलर्स से। फिर 2021 में वापस आकर बिना किसी एनओसी के वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस सेल के साथ जुड़ जाती है। और देखते ही देखते वो इस पूरे ऑपरेशन की सबसे क्रूशियल फीमेल कोऑर्डिनेटर बन गई। पार्ट 3, प्लानिंग ऑपरेशन D6, साजिश का वो खौफनाक मास्टर प्लान। मार्च 2022 में ये लोग गुपचुप तरीके से तुर्की पहुंचते हैं, जहां इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद जो साजिश रची जाती है ना, वो सच में रूह कंपा देने वाली थी। इनका मास्टर प्लान था भारत के अलग अलग शहरों में एक साथ 32 कार बम धमाके करने का। जी हां, 32। और इसके लिए उन्होंने 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट और हमास स्टाइल ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। 1600 किलो, जरा सोचिए इस तबाही का स्केल। और ये सारा बारूद यूनिवर्सिटी कैंपस से बस कुछ ही किलोमीटर दूर बिल्कुल गुपचुप तरीके से इकट्ठा किया जा रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये लोग किसी प्रॉपर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहे थे। मतलब हर एक मेंबर का एक फिक्स्ड और डिफाइंड रोल था। उमर को लीडर था जो मास्टरमाइंड और बॉम्ब असेंबली का काम देख रहा था। मुजम्मिल के पास रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी थी। शाहीन का काम था फंडिंग और रिक्रूटमेंट देखना, जबकि आदिल जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन और बेस ऑपरेशन संभाल रहा था। और तो और इन लोगों ने अपनी ही जेब से लगभग 26 लाख रुपए जुटाकर इस पूरे ऑपरेशन को सेल्फ फंड किया था। इनकी जो सीक्रेट बैटशीट होती थी उसका लेवल और भी डरावना था। जांच एजेंसियों ने जब इनके एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट किए तो उसमें एक मैसेज था, बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ। सुनने में कितना आम लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब था कि धमाके का सारा रॉ मटेरियल अब बिल्कुल रेडी है।
और क्योंकि ये सब पेशे से डॉक्टर्स थे, तो इन्होंने अपनी इस खौफनाक साजिश को छिपाने के लिए मेडिकल टर्म्स का ही इस्तेमाल किया। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर का मतलब होता था हमले की जगह, हार्ट स्पेशलिस्ट ये शब्द वो विदेशी आतंकी हैंडलर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, और मेडिसिन स्टॉक का मतलब था उनके हथियार और विस्फोटक। और पकड़े जाने से बचने के लिए ये कभी ईमेल सेंड नहीं करते थे, बल्कि एक शेयर्ड जीमेल अकाउंट के ड्राफ्ट फोल्डर में इन मैसेजेस को टाइप करके छोड़ देते थे, बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर की तरह। पार्ट 4 अ फेटल मिस्टेक, एक भारी गलती जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर 2025 में। इनकी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल इनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर 17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद का एक पोस्टर दिखाई देता है। अब आमतौर पर लोग ऐसे पोस्टर्स को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वहां के एक बेहद सतर्क और शार्प पुलिस ऑफिसर ने इसे हल्के में नहीं लिया। उनकी इसी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत बड़े पैमाने पर सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी, और यकीन मानिए इसी एक फैसले ने इनके पूरे के पूरे ऑपरेशन को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं। सबसे पहले सीसीटीवी के जरिए 3 लोकल लड़कों को पकड़ा गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो इरफान का नाम बाहर आ गया। फिर जब पुलिस ने इरफान के घर पर रेड मारकर उसका लैपटॉप सीज किया, तो बस अल फलाह यूनिवर्सिटी में चल रही इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। और इसी का नतीजा था कि 30 अक्टूबर को पुलिस ने सीधा फरीदाबाद कैंपस पर एक धाकड़ रेड मार दी। पार्ट 5 द टिकिंग क्लॉक, उल्टी गिनती शुरू। जैसे ही उस दिन कैंपस में पुलिस की रेड पड़ती है, वहां पूरी तरह खलबली मच जाती है। और उसी बीच दोपहर 2:41 पर उमर एक सफ़ेद हुंडई i20 कार में किसी तरह पुलिस से बचकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद के जो 9 दिन थे ना, वो उमर के लिए खौफ और छुपने के दिन थे। नूह इलाके के एक छोटे से सीलन भरे 10 बाई 14 फीट के कमरे में वो खुद को बंद कर लेता है। दिन के समय तो वो भूल कर भी बाहर नहीं निकलता, यहां तक कि मल मूत्र के लिए भी वो कमरे के अंदर ही प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करता था। सिर्फ रात के गहने अंधेरे में वो छुपते छुपाते ढाबों पर खाना खाने जाता। और उधर दूसरी तरफ पुलिस उसके पूरे नेटवर्क को एक एक करके उखाड़ फेंक रही थी, और आदिल जैसे उसके बाकी साथी गिरफ्तार किए जा रहे थे। अब घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही थी। 9 नवंबर की रात 11 बजे उमर नूह के उस सेफ हाउस से भी भाग निकलता है। रात 1:01 पर वो एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, और वो गार्ड को टिप देकर वहां से निकल लेता है। फिर अगले दिन दोपहर 3:29 पर वो बम से लदी कार के साथ दिल्ली की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री करता है। करीब 3 घंटे वो वहीं बिताता है, और फाइनली शाम 6:28 पर वो एक पूरी तरह से आर्म्ड यानी एक्टिवेटेड आईईडी के साथ पार्किंग से बाहर आता है। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद टाला नहीं जा सका। शाम 6:52, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर भारी ट्रैफिक लगा हुआ था, और तभी वो बम फट जाता है। एक इतने लंबे सस्पेंस और चूहे बिल्ली के खेल का अंत एक बेहद दर्दनाक और भयानक हादसे के रूप में होता है। पार्ट 6 द ट्रैजिक आफ्टरमैथ, तबाही के निशान। अब सारा सस्पेंस, सारी भागदौड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपने पीछे ये धमाका जो खौफनाक मंजर छोड़ गया वो हमें गहराई से झकझोर देता है। 15 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 15 वो मासूम जिंदगियां हैं जो इस बेजा नफरत की आग में हमेशा के लिए बुझ गईं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। ये सच में एक दिल चीर देने वाली सच्चाई है। लेकिन सोचिए, स्थिति इससे कहीं ज़्यादा भयावह हो सकती थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जो रिकवरी की, उसके आंकड़े सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। 358 किलो C4 एक्सप्लोजिव, 2500 किलो से भी ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट, 7 AK-47 राइफल्स और ना जाने कितनी असॉल्ट पिस्टल्स। अगर ये सारा का सारा बारूद और हथियार इस्तेमाल हो जाता तो जरा सोचिए पूरे देश में तबाही का मंजर कैसा होता। शायद हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर कैसे इतने उच्च शिक्षित लोग, ऐसे टॉप क्लास डॉक्टर्स जिन्होंने लोगों का जीवन बचाने की शपथ ली थी, वो कट्टरपंथ के इस अंधेरे जाल में इतनी गहराई तक कैसे गिर जाते हैं? आखिर हमारे सिस्टम में ऐसी कौन सी दरारें हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है? इतने होनहार दिमागों का इस हद तक मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉश,
एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हम सबके जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही, इस पर जरूर सोचिएगा।